सोचो, एक ऐसा लड़का जो दुनिया के सबसे पावरफुल स्वॉर्ड क्लैन का हिस्सा होते हुए भी सबसे ज्यादा इग्नोर किया गया। जिन रन कैंडल जेनेसिस नाइट का 13th और सबसे यंगेस्ट बेटा था, जिसे टैलेंटलेस और यूजलेस कहा गया। किसी को उससे उम्मीद नहीं थी और फैमिली ने उसे आउटकास्ट बना दिया था। लेकिन जब जिन को मिलता है रिग्रेशन का एक सेकंड चांस, तब उसकी पूरी डेस्टिनी बदल जाती है। अब स्वॉर्ड्समैनशिप हो या मैजिक, जिन सिर्फ सर्वाइव करने नहीं आया था। इस बार उसका मकसद क्लियर था, रूल करना। आज के इस मानवा रिकैप में हम देखेंगे जिन रन कैंडल का राइज, एक रिजेक्टेड सन से फ्यूचर लेजेंड बनने तक का सफर। वीडियो की शुरुआत में हमें बताया जाता है रन कैंडल फैमिली के बारे में, एक लेजेंडरी स्वॉर्ड फैमिली जो दुनिया के आधे हिस्से पर डोमिनेशन रखती थी। ये एक रिनाउंड तलवारबाज परिवार है, जिनके मेंबर्स जन्म से ही स्ट्रॉन्ग फिजिक और एक्सेप्शनल टैलेंट लेकर पैदा होते हैं। उन्होंने अपनी ओवरवेलमिंग पावर से दुनिया पर रूल किया था। कॉम्बैट, कॉन्कर और कंट्रोल, ये 3 वर्ड्स इस पूरे फैमिली को डिस्क्राइब करते हैं। और यही वो फैमिली है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर पैदा हुआ था, जिन रन कैंडल फैमिली का सबसे छोटा बेटा। सिलेक्शन सेरेमनी में जहां बच्चे का फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाता है, जिन ने चूज किया सॉर्ड ऑफ फैमिली हेड। वो बोला, मैं ही फ्यूचर फैमिली हेड बनूंगा। उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुमने वही चूज किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। इंटरेस्टिंग। मुझे लगता था मेरा फ्यूचर सिर्फ सक्सेस और फेम से भरा होगा, पर क्या ये पॉसिबल था? मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप में ज़ीरो टैलेंट था। रन कैंडल फैमिली का कोई सदस्य तलवार चलाने में इतना लाउजी कैसे हो सकता है? मैं तो परिवार के स्टैंडर्ड से बहुत नीचे था। रन कैंडल्स का सबसे बड़ा डंस। ट्रेनिंग ग्राउंड में उसे कोई आवाज़ देता है, जिन, क्या तुम फिर से वुडन सॉर्ड स्विंग कर रहे हो? 2 लड़के दिखते हैं। एक कहता है, छोड़ो उसे, ये तब तक सॉर्ड नहीं उठाएगा जब तक उसे कोई स्पेशल सॉर्ड न मिल जाए। दूसरा कहता है, वो स्पेशल सॉर्ड मिलेगी कहाँ, बारिसादा कहाँ है? वो दोनों उसे लगातार ट्रोल करते रहते हैं। बात न मानने पर वो उसे किक भी करते हैं। वे जिन के हाथ से स्वॉर्ड्समैनशिप थ्योरी वाले डॉक्यूमेंट्स छीनकर फाड़ देते हैं और उसकी लकड़ी की तलवार भी तोड़ देते हैं। जिन उन्हें रोकने के लिए बार बार कहता है, पर वे नहीं मानते। वे उसके बाल पकड़कर कहते हैं, हम ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, फिर तुम जवाब क्यों देते हो? क्या ये सब तुम्हारी नैनी ने सिखाया है? जिन चिल्लाता है, गिली का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वे कहते हैं, लगता है इसे मैनर्स की अच्छी लेसन चाहिए। वो अपने भाइयों की बुलिंग, अपनी पैथेटिक और नॉन एग्जिस्टेंट टैलेंट से तंग आ चुका था, पर वो फिर भी मेहनत करता था। उसे लगता था शायद हार्डवर्क से वो फैमिली में रिकग्नाइज हो सकेगा और एक सच्चा रन कैंडल बन सकेगा। लेकिन बाद में उसे परिवार से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत अच्छी है, इसलिए हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन तुम बैनिश्ड हो। 25 साल की उम्र में जिन को फैमिली से निकालकर भटका दिया गया। घूमते घूमते वो एक मास्टर से मिला। वहीं उसे पता चला कि उसके पास असली टैलेंट है, सिर्फ स्वॉर्ड नहीं बल्कि मैजिक में भी, जबकि मैजिक उसके परिवार में स्ट्रिक्टली फॉरबिडन था। 3 साल बाद वो नेचर माना और मैजिशियन माना को कनेक्ट करके अपनी शक्ति वापस लाने की कोशिश करता है, और तभी एक डार्क शैडो प्रकट होती है। वातावरण काला और भारी हो जाता है। जिन चिल्लाता है, कौन है वहां? एक आवाज आती है, मैं सोल्ड्रेट हूं, शैडोज का मास्टर। वो जिन को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है, अगर तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो तुम शैडो पावर भी इस्तेमाल कर पाओगे और सभी कर्सेस को निगेट भी कर पाओगे। फिर सोल्ड्रेट कुछ महसूस करता है, किसी ने तुम्हें बचपन से ही बहुत हेट किया है, तुम्हारी टैलेंट एक छोटे से कर्स से कट ऑफ कर दी गई थी। जिन शॉक हो जाता है। सोल्ड्रेट बताता है, ये कर्स है ब्लेडेड इल्यूजन, जो किसी की भी सॉर्ड टैलेंट को सप्रेस कर देता है। ये रन कैंडल फैमिली में असंभव था, इसलिए शायद वो जिन की तरफ आकर्षित हुआ। वो कहता है, अब से कोई कर्स तुम्हें हार्म नहीं करेगा, अब बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक सॉर्ड्समैन बन जाओ। और फिर वो हवा में गायब हो जाता है। जिन बाहर जाकर तलवार उठाता है। जैसे ही वो सॉर्ड स्विंग करता है, वो शॉक हो जाता है। सॉर्ड बहुत हल्की लगती है, जैसे वो अपनी आर्म ही हिला रहा हो। वो इसमें मैजिक भी जोड़कर स्विंग करता है और रिजल्ट अमेजिंग होता है। जिन कहता है, फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई। उसी समय उसे सोल्जर्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर कुछ ब्लरी होता है, वो पत्थरों के नीचे दबा मिलता है, हिल नहीं सकता। वो विस्पर करता है, मास्टर, सोल्ड्रेट, कोई है? वो सोचता है, मैं सोते सोते मर गया, मैं इतना यूजलेस हूँ। उसे दुख था कि वो अपनी न्यू मैजिक पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर पाया, और फिर वो मर जाता है। अचानक वो फिर आंखें खोलता है, लेकिन इस बार वो एक बच्चे के शरीर में है। सबसे पहले वो अपने फैमिली को देखता है। वो शॉक्ड था, क्योंकि वो तो मर चुका था। फिर वो गिली को देखता है, वो हैरान हो जाता है।
वो समझता है कि वो सिलेक्शन सेरेमनी में है, जहाँ एक गार्डन ऑफ सॉर्ड्स है। जिन वापस पास्ट में आ गया था, 1 साल के बेबी जिन रन कैंडल के रूप में। इस बार वो अपने पिछले जीवन की तरह नहीं, बल्कि अपनी चॉइस से आगे बढ़ना चाहता था। वो फैमिली हेड की सॉर्ड को छूता है और पूरा परिवार शॉक हो जाता है। वो कहता है, इस बार मैं अपनी चॉइस खुद करूंगा। सिलेक्शन होते ही जिनके पिता हल्की मुस्कान देते हैं। सबसे छोटे बेटे ने बरी सादा चूज की थी। एक आवाज गूंजती है, सिलेक्शन सेरेमनी ओवर, यंगेस्ट को स्टॉर्म कासल भेजा जाए। 6 साल बाद स्टॉर्म कासल। जिन लाइब्रेरी में बैठा है, वो 6 साल से यहीं रह रहा है और फैमिली रूल्स के अनुसार उसे 10 साल की उम्र तक यहीं रहना था। मतलब अभी 3 साल और। अचानक एक मेड चीखती है, जिन के कमरे में एक डेड बर्ड पड़ा है। जिन समझ जाता है, स्टॉर्म कासल में ऐसा सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, डेटोना और हेटोना रन कैंडल। दोनों आते हैं और जिन से उसके गिफ्ट के बारे में पूछते हैं। जिन जानता था, पिछली जिंदगी में भी ये मर्डरर थे और अब सिर्फ 9 साल की उम्र में एक इनोसेंट बर्ड को मार दिया, सिर्फ उसे टॉर्मेंट करने के लिए। वे हंसते हैं, फ्यूचर पेट्रियार्क हमें नहीं देखता और तुम्हारी बरी सादा कहाँ छोड़ दी। इतना कहते ही एक पंच जिन की तरफ आता है, लेकिन जिन ब्लॉक करता है और अगला पंच सीधे चिन पर। दूसरा भाई भी चार्ज करता है, लेकिन वो भी गिर जाता है। जिन कोल्ड आवाज में कहता है, मेरी नज़र से दूर रहो। तभी खान आता है। वो पूछता है, यहाँ क्या हुआ? जिन शांति से कहता है, ये आपस में लड़े और गिर पड़े। खान जिन की आंखों में देखता है और उसे फियर समझता है। वो दोनों भाइयों को डॉक्टर के पास ले जाने लगता है, लेकिन जिन रोकता है, नहीं खान, इन्हें कहीं और जाना होगा। जिन उन्हें बाहर बारिश में ले जाता है। खान कहता है, स्टॉर्म और तेज होगा। जिन जवाब देता है, इन्हें याद रहना चाहिए इन्होंने क्या किया है। खान को जिन से कुछ अजीब फील होता है। ये ऑरा नहीं था, क्या ये माना खा? वो तुरंत रिपोर्ट देने निकल पड़ता है, घोड़ा बुलाता है और पेट्रियार्क की तरफ बढ़ता है। जिन सब समझ जाता है, जो खान ने देखा वो मैजिक जैसा लगा होगा और पेट्रियार्क इसे इग्नोर नहीं करेगा। जिन शैडो एनर्जी निकालता है और कंफर्म करता है, सॉल्ड्रिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट अब भी इंटैक्ट है। कर्स इम्यूनिटी की वजह से ब्लेडेड इल्यूजन उसे छू भी नहीं सकता। रन कैंडल का डंस अब एग्जिस्ट नहीं करता। अब से ये लाइफ अलग होगी, पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस। सीन जंगल में शिफ्ट होता है। खान पेट्रियार्क को सब बताता है। पेट्रियार्क की आंखें चमक उठती हैं। फ्लैग बेरर्स को बुलाओ, वो यंगेस्ट को देखने के लिए एक्साइटेड है। जल्द ही 7 फ्लैग बेरर्स और 200 नाइट्स असेंबल होते हैं और सब स्टॉर्म कासल की ओर मार्च करते हैं। जब पूरा ग्रुप स्टॉर्म कासल की तरफ बढ़ रहा था, जिनके सिबलिंग्स कंफ्यूज थे। उन्हें लगा शायद अगले साल टोना ट्विंस को स्टॉर्म कासल से बाहर किया जाएगा, तो गैदरिंग उन्हीं के लिए होगी। लेकिन फिर किसी ने कहा, कहीं ये यंगेस्ट सन की वजह से तो नहीं? पर सिर्फ यंगेस्ट के लिए क्या फादर खुद लौटेंगे? यही सोचकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं। स्टॉर्म कासल के अंदर गिली जिन को तैयार कर रही होती है। पूरी फैमिली गैदर हो रही थी। जिन समझ जाता है ये सब खान की वजह से है। उसने जो देखा सब रिपोर्ट कर दिया है। जिन सोचता है, एक यंगेस्ट सन जो ना मैजिक यूज कर रहा है ना ऑरा, फादर जरूर आकर चेक करेंगे कि ये पावर क्या है। शायद ये पावर फ्यूचर में क्लैन की एसेट बन सकती है। सीन मेन हॉल में शिफ्ट होता है। पेट्रियार्क टोना ट्विंस को बुलाते हैं। दोनों ट्विंस ग्रीट करते हैं। पेट्रियार्क पूछते हैं, सुना है जिन के साथ ऑल्टरकेशन हुआ, गलती किसकी थी? ट्विंस जवाब देते हैं, हमारी कोई फॉल्ट नहीं थी। जिन ने हमें हर्ट किया एक अननोन पावर से। वो ऑरा नहीं थी, मैजिक जैसी लग रही थी। ये सुनकर एक सिस्टर बोलती है, अगर उसने मैजिक यूज की है तो इंटेरोगेशन होना चाहिए। पेट्रियार्क ट्विंस की तरफ देखकर कहते हैं, अगर रन कैंडल फैमिली में सर्वाइव करना है तो स्ट्रांग बनना होगा। और ट्विंस सीन छोड़कर चले जाते हैं। अब जिन हॉल में एंटर करता है, उसे याद आता है पिछली लाइफ में फादर ने उसे नोबडी समझा था, क्योंकि उसमें टैलेंट नहीं था। लेकिन इस बार वो खुद से वादा करता है, अब कोई मुझे इग्नोर नहीं करेगा। जिन अंदर आकर ग्रीट करता है, पेट्रियार्क। पेट्रियार्क चौंकते हैं, फादर क्यों नहीं कहा? जिन शांत आवाज में जवाब देता है, आज ब्रदर्स, सिस्टर्स और 100 से ज्यादा गार्डियन नाइट्स मौजूद हैं। ये विजिट ऑफिशियल है, इसीलिए मैंने आपको पेट्रियार्क कहा। उसका जवाब सुनकर फादर खुश हो जाते हैं। पेट्रियार्क कहते हैं, मैं किसी और रीजन से आया हूँ, मुझे फादर कहो। फिर वही सवाल दोहराते हैं, तुम्हारे भाइयों ने ऐसा क्या किया जिससे फाइट हुई?
जिन जवाब देता है, ये रिवेंज है। मैं रन कैंडल फैमिली का मेंबर हूँ। जो मुझे दिया जाता है, चाहे फेवर हो या रिजेंटमेंट, मैं उसे लौटाता हूँ। हॉल में मौजूद सभी लोग उस जवाब से खुश हो जाते हैं। पेट्रियार्क आदेश देते हैं, सब लोग हॉल छोड़ दो, सिर्फ जिन रुकेगा। नाइट्स आपस में विस्पर करते हैं, यंगेस्ट ने पेट्रियार्क का टेस्ट पास कर लिया, और सब बाहर चले जाते हैं। अब हॉल में सिर्फ फादर और सन हैं। फादर पूछते हैं, टोना ट्विंस ने जिस पावर का जिक्र किया, वो क्या थी? अगर वो मैजिक हुई तो मैं इसे लाइटली नहीं लूंगा। जिन हल्की स्मग के साथ बोलता है, मुझे खुद भी श्योर नहीं है। ना मैं कह सकता हूँ ये मैजिक है, ना ऑरा। मैं सोच रहा था इसे क्या नाम दूं। और तभी जिन अपनी पावर दिखाता है। पेट्रियार्क शॉक हो जाते हैं। वो पावर रन कैंडल फाउंडर की पावर थी। जिन के फादर हल्की मुस्कान देते हैं। वो कहते हैं, ये पावर बरीसाडा की शैडो एनर्जी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये बच्चा फैमिली हेड बनने के लिए डेस्टिन्ड है? पेट्रियार्क जिन से कहते हैं, ये शक्ति सॉल्डरेंट की है, गॉड ऑफ शैडोज। जिन कंफ्यूज होकर पूछता है, सॉल्डरेंट? फादर समझाते हैं, सॉल्डरेंट ने रन कैंडल फैमिली के फाउंडर लॉर्ड टेमार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो गॉड तब से हमारे साथ रहा है, लेकिन टेमार के गुजरने के बाद सॉल्डरेंट फिर कभी रन कैंडल में दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं आया, इसका रीजन मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे जरिए रन कैंडल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जिन पूछता है, फादर, एक बात जानना चाहता हूं, गॉड सॉल्डरेंट, क्या वो आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग है? फादर क्यूरियोसिटी के साथ जवाब देते हैं, मुझे भी नहीं पता, मैंने कभी किसी गॉड से फाइट नहीं की। फिर मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। तुम्हारी इनोसेंट क्यूरियोसिटी की वजह से मुझे एक ग्रेट कॉन्वर्सेशन टॉपिक मिला। आज तुम्हें देखने आना सही डिसीजन था। फिर पेट्रियार्क पूछते हैं, ये शैडो एनर्जी तुम कैसे यूज करना चाहते हो? जिन सीधा जवाब देता है, फैमिली के लिए। पेट्रियार्क हंसते हैं, क्या अम्यूजिंग लाइन है। तुमने अपने बड़े भाइयों को हराया, स्टॉर्म में फेंका, और अब कहते हो कि पावर फैमिली के लिए है। सच बताओ। जिन मन में सोचता है, जैसा सोचा था ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा। इस बार वो कहता है, मैं इस पावर को अपने लिए यूज करना चाहता हूँ। फादर मुस्कुराते हैं, अब ये आंसर मुझे पसंद आया। जाते जाते कहते हैं, अब से मैं तुम पर क्लोज आई रखूंगा। जिन अकेला रह जाता है और हल्की स्माइल करता है। वो सोचता है, सेफ निकल गया। शैडो एनर्जी को जैसे चाहूं यूज करने की जस्टिफिकेशन मिल गई। लेकिन ये सोचना कि फादर को अब मुझसे एक्सपेक्टेशंस है, ये रिजल्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये लाइफ प्रीवियस लाइफ से पूरी तरह डिफरेंट है। कुछ समय बाद उसकी सिस्टर मैरी शादी के बाद अपने छोटे भाई के लिए गिफ्ट भेजती है। देते वक्त कहती है, इसे अच्छे से बॉईल करना, ठीक से च्यू करना और जल्दी स्ट्रांग बनना। जिन बॉक्स खोलता है और शॉक हो जाता है। अंदर फीनिक्स हार्ट होता है। वो सोचता है, 7 साल के बच्चे को ये देना पूरी तरह क्रेजी है। हमें बताया जाता है कि मैरी रन कैंडल को विंड फ्यूरी भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम है मैड वुमन ऑफ द सदर्न रीजन। उसने जिन को ये गिफ्ट इसलिए दिया ताकि वो स्ट्रांग बने और फ्यूचर में उसका अपोनेंट बन सके। कम उम्र में फीनिक्स हार्ट खाने से फायर रेजिस्टेंस मिलती है और ये एक एलिक्सर है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है। जिन सोचता है, फीनिक्स हार्ट 6 स्टार मेज को फीनिक्स सेफली समन करने के लिए भी चाहिए। इस लाइफ में शायद मैं अपने हाथों से फीनिक्स समन कर पाऊं। तभी गिली सीन में आती है फीनिक्स हार्ट का सूप लेकर। वो कहती है, ठंडा होने से पहले पी लो। अचानक टोना ट्विन्स एंटर करते हैं और सूप मांगते हैं। जिन मुस्कुराकर एक कंडीशन रखता है, मेरे लिए केव डिग करो। डिगिंग करते हुए ट्विन्स यंगेस्ट ब्रदर को कर्स करते रहते हैं। होल डिग करने के बाद दोनों भाई गंदे कपड़ों में अंदर आते हैं। उन्हें देखकर जिन बस इतना कहता है, डाइनिंग टेबल पर रखा सूप एंजॉय करो। लेकिन जैसे ही वे देखते हैं कि सूप सिर्फ 2 स्पून्स में है, दोनों शॉक हो जाते हैं। जिन शांत आवाज में बोलता है, मैंने कहा था कुछ दूंगा, लेकिन कितना दूंगा ये स्पेसिफाई नहीं किया था। प्रॉमिस मैंने रखा। इतना कहकर जिन वहां से चला जाता है। बाहर बारिश हो रही होती है। जिन केव की तरफ जाता है और टोना ट्विन्स की डिगिंग को देखकर सोचता है, इतनी थिकनेस के लिए 1 स्टार मैजिक एनफ है। वो फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसका मैना बिल्डअप हो रहा था और उसे यूज करने को कुछ नहीं मिल रहा था। तभी वो मैजिक चार्ज करता है और जोरदार स्मैश करता है। इसके बाद वो रन कैंडल सीक्रेट स्टोरेज पहुंचता है। पिछली लाइफ में उसे यहाँ आने का मौका नहीं मिला था, इसलिए यहाँ होना उसे अजीब लगता है। उसे याद आता है कि इसे ट्रिगर करने के लिए एक वर्ड बोलना पड़ता है। जिन बोलता है, रन कैंडल्स चाइल्ड इज हियर टू कंसोल मुराकान, डोर ओपन।
दरवाज़ा खुलता है। ये वही जगह है जहाँ रन कैंडल फैमिली पिछले 1000 सालों में जिन फैमिलीज़ को रूइन किया, उनके सीक्रेट टोम स्टोर करती है। यहाँ एंट्री सिर्फ रन कैंडल फ्लैग बेरर को ही मिलती है। जिन अंदर एक चेंबर में जाता है और वहाँ एक मिस्टीरियस व्यक्ति को देखता है। उसके शरीर पर स्केल्स देखकर जिन समझ जाता है कि वो इंसान नहीं है, वो मूराकान है, ब्लैक ड्रैगन। जिन को याद आता है कि कहानी में कहा गया था, ब्लैक ड्रैगन को पहले फ्लैग बेरर ने हराया था और वो स्लम्बर में चला गया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सच होगा। जिन आगे बढ़ता है और अलग अलग फैमिलीज के टोम्स देखता है। वो पहले कुंगन फैमिली के टोम्स दिखाता है, क्योंकि वे भी स्वर्ड मास्टर फैमिली थे। लेकिन 3 स्टार मैजिक थ्योरीज अभी उसके लिए बहुत हैवी थी और उन्हें ले जाना डेंजरस था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि हर बार आकर उन्हें कॉपी करेगा। लिखते समय उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो सोचता है कि इस समय स्टॉर्म कासल से कोई यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी एक आवाज़ आती है, हु आर यू? जिन डर जाता है क्योंकि सामने मूराकान खड़ा होता है। पिछली लाइफ में उसने कभी नहीं सुना था कि मूराकान जागा हो। फिर वो काम होता है और समझता है कि मूराकान फैमिली का गार्डियन ड्रैगन है। जिन उसे ग्रीट करता है, फैमिली गार्डियन। मूराकान गुस्से में चिल्लाता है, डिड यू जस्ट कॉल मी गार्डियन ड्रैगन? डैम रन कैंडल, यही सबको मेरे बारे में सिखाया गया है। फिर वो शांत होकर कहता है, काफी समय बाद कोई अच्छी स्मेल आई है। मूराकान जिन की शैडो एनर्जी स्मेल करता है और कहता है, 1000 साल सोने के बाद भी मैं इस स्मेल को पहचान सकता हूँ। ये डिस्टिंक्ट स्मेल शैडो एनर्जी की है, जो टेमार जैसे कॉन्ट्रैक्टर से आती है। जिन समझ जाता है कि मूराकान उसकी शैडो एनर्जी की वजह से जागा है। जिन अपनी शैडो एनर्जी दिखाता है और कहता है, क्या आप इसी एनर्जी की बात कर रहे हैं? फादर ने बताया था कि ये पावर शैडो गॉड सॉल्ड्रेट की है। मूराकान डिसअपॉइंटेड होकर कहता है, 1000 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट इतना छोटा। फिर मूराकान बोलता है, सॉल्ड्रेट से मेरा एक प्रॉमिस था और लगता है उस प्रॉमिस को निभाने के लिए जिससे मुझे कोऑपरेट करना है, वो तुम हो। वो अपना परिचय देता है, मैं सॉल्ड्रेट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और शैडोज से बने फर्स्ट बीइंग का लास्ट डिसेंडेंट। अब से मैं तुम्हारे साइड पर हूँ। और फिर वो जिन से कहता है, अपनी इंट्रोडक्शन दो। जिन शांति से जवाब देता है, मैं रन कैंडल फैमिली का 13th और यंगेस्ट चाइल्ड हूँ। मेरा नाम जिन रन कैंडल है। इस चैप्टर की शुरुआत में बताया जाता है फाउंडर के गार्डियन ड्रैगन के बारे में। जो लोग गॉड से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वे गार्डियन ड्रैगन के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सोल्डरेट के गार्डियन ड्रैगन के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं था। इसीलिए डाउट था कि मूराकान डीप स्लम्बर में क्यों चला गया। जिन बोलता है, अब जब मूराकान अवेक है तो क्या इसका मतलब मुझे भी गार्डियन ड्रैगन मिलेगा? फिर वो मूराकान से पूछता है कि उसने फाउंडर से फाइट क्यों की थी। मूराकान इस बात को डिनाई करता है और कहता है कि ऐसा कोई फाइट नहीं हुआ और उल्टा स्ट्रॉबेरी पाइज मांगने लगता है। थोड़ी देर बाद मूराकान पूछता है, तुम सीक्रेट स्टोरेज में आकर करते क्या हो? जिन जवाब देता है, मैं ब्लैंक जर्नल्स लाता हूँ और जो भी समझ में आता है सब लिख लेता हूँ। मूराकान हैरान होकर कहता है, इतनी कम उम्र में इतना सब? जिन शांति से बोलता है, मैं रन कैंडल हूँ, ये मेरे लिए नॉर्मल है। वो बताता है कि उसके 12 भाई बहन हैं, साथ ही फादर, मदर और एल्डर्स भी। अगर उसे इन सबको पीछे छोड़ना है तो उसे और हार्डवर्क करना पड़ेगा। जिन पूछता है, अगर फाउंडर टेमार मेरी एज में होता तो इन बुक्स में से कितना समझ पाता? मूराकान जवाब देता है, शायद एक लाइन भी नहीं, लेकिन थ्योरी हमेशा जरूरी नहीं होती। टेमार ने बुक्स नहीं पढ़ी, फिर भी वो ग्रेट फाइटर था। मूराकान कहता है, तुम में टेमार जैसी पोटेंशियल है, लेकिन अभी तुम टेमार जैसे नहीं हो। जिन उदास होकर पूछता है, क्या मैं कभी फाउंडर जैसा नहीं बन सकता? मूराकान उसे सपोर्ट देता है, इम्पेशेंट मत बनो, बस ट्रेनिंग करते रहो। एक दिन तुम टेमार जितने स्ट्रांग बनोगे और हो सकता है उसे भी सरपास कर जाओ। फिर मूराकान कहता है, क्या तुम्हें पता है सोल्डरेट का निकनेम इन्फिनिट है? उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं और उसके कॉन्ट्रैक्टर के रूप में तुम्हारी भी कोई लिमिट नहीं है। मूराकान जिन को बेटर फील कराने के लिए एक टेक्निक सिखाने की ऑफर करता है, शैडो लिबरेशन। वो जिन से कहता है, माना ओपन करो। जिन अनश्योर होता है। मूराकान समझाता है, शैडो लिबरेशन मतलब माना को ओपन करना और मूव करना। इन दोनों पर मास्टरी जरूरी है और अब से 2-3 साल प्रैक्टिस करनी होगी। जिन अपने हाथ में शैडो पावर दिखाता है। मूराकान शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, तुम माना मूव कैसे कर पा रहे हो? वो कहता है, ये एबिलिटी सिर्फ जीनियस अमंग जीनियस में होती है। मूराकान बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें क्विक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। शैडो एनर्जी शैडोज से आती है।
इस दुनिया की हर शैडो सोल्डरेट से पैदा हुई है, इसलिए सोल्डरेट सभी शैडोज का ओनर है और तुम उसके सोल कॉन्ट्रैक्टर हो, मतलब तुम भी दुनिया की हर शैडो के ओनर बन सकते हो। शैडो लिबरेशन देखकर जिन पूरी तरह इम्प्रेस हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। एक नाइट बोलता है, लेडी लूमा, इस साइड का एरिया क्लियर हो चुका है, बस 5 एरियाज और बचे हैं, फिर मिशन कंप्लीट हो जाएगा। लूना जवाब देती है, ठीक है, 4 महीने इनफ होंगे, नाइट्स को ब्रेक लेने को कहो। और एक बात बताओ, 9 साल के बच्चे यूजुअली क्या पसंद करते हैं? मुरकान से मिलने के करीब हाफ अ ईयर बाद ब्रदर टोना स्टॉर्म कासल छोड़ देता है। जिनके 9th बर्थडे पर गिली केक बनाती है और कहती है कि सबको शेयर करना। थोड़ी देर बाद खान हॉल में आता है और कहता है, कोई आपसे मिलने आया है। तभी एक लॉन्ग हेयर वाली टॉल गर्ल एंटर करती है। वो है लूना रन कैंडल। लूना रन कैंडल 13 सिबलिंग्स में फर्स्ट बॉर्न, जिसे व्हाइट वेल कहा जाता है। वो रन कैंडल सिबलिंग्स में सबसे स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी उसे पेट्रियार्क बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और पास्ट लाइफ में उसने सक्सेशन वॉर से खुद को अलग कर लिया था। उस समय उसे किसी सिबलिंग में इंटरेस्ट नहीं था, जिन में भी नहीं। लेकिन अब बिना किसी अनाउंसमेंट के वो खुद स्टॉर्म कासल आई। जिन सोचता है या तो फैमिली में कुछ बड़ा हुआ है या फिर उसे सीक्रेट लाइब्रेरी के बारे में पता चल गया है। दोनों की मुलाकात होती है। लूना उसके ग्रोथ की कॉम्प्लीमेंट करती है। जिन जवाब देता है, अगर पता होता आप आएंगी तो मैं और प्रॉपर्ली ड्रेस करता सिस्टर। लूना मुस्कुराकर कहती है, कितना क्यूट बोलता है, क्या अपने बेबी ब्रदर से मिलने के लिए अनाउंसमेंट ज़रूरी है? जिन नर्वस हो जाता है क्योंकि ये उसकी पहली मुलाकात है लूना से। लूना सोचती है, रन कैंडल फैमिली में तो सिबलिंग्स एक दूसरे पर नज़र रखते हैं, चुराते हैं, कुचलते हैं। क्या जिन सोचता है कि मैं उसे चेक करने आई हूँ? अचानक लूना घुटनों पर बैठती है और प्राइवेट में बात करने को कहती है। जिन शॉक होते हुए भी अग्री कर लेता है। लूना असली रीजन बताती है, जब फादर पिछली बार तुमसे मिलने आए थे, तुम्हारा बिहेवियर बहुत अटेंशन खींच लाया। अब बाकी सिबलिंग्स तुम पर क्लोज नजर रखेंगे। मैं बस चाहती हूँ कि फैमिली फाइट में पड़कर तुम अपनी हैप्पीनेस ना खो दो। तभी जिन समझता है कि लूना ने पेट्रियार्क बनने का रास्ता इसी वजह से छोड़ा था। जिन कहता है, सिस्टर, मैं आपके वर्ड्स के लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मेरा भी इस फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लूना सीरियस होकर बोलती है, मैं मजाक नहीं कर रही जिन, मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि तुम मेरे अगेंस्ट आओगे। जिन जवाब देता है, मैं जानता हूँ सिस्टर, लेकिन मुझ पर ऑलरेडी असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है, इसलिए अब मैं पीछे नहीं हट सकता। लूना गुस्से में पूछती है, स्टॉर्म कासल में ऐसा करने की हिम्मत किसने की, कौन सा सिबलिंग? जिन कहता है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, सच कहूँ तो आइडेंटिटी भी कंफर्म नहीं हुई है, वैसे भी मैं सेफ हूँ। ये सुनते ही लूना उसे हग कर लेती है और कहती है, मतलब तुम ऑलरेडी इस डर्टी फैमिली बैटल में फंस चुके हो, ये सोचकर मुझे दुख होता है। जिन समझ जाता है कि लूना कितनी टेंडर हार्टेड है। वो उसे बर्थडे विश करती है और एक गिफ्ट देती है, एक ब्लू जेम पेंडेंट। ये पेंडेंट स्पेशल है, अगर ये कभी टूटे तो लूना तुरंत जिन के पास आ जाएगी, चाहे वो कहीं भी हो, इसलिए इसे हमेशा साथ रखना। प्यार से लूना उसे केक का बाइट खिलाती है और चली जाती है। कुछ देर बाद जिन सीक्रेट स्टोरेज जाता है मुरकान से मिलने। मुरकान भी इतना प्रेशियस गिफ्ट देखकर शॉक हो जाता है। वो बताता है, ये डीमन किन ऑर्गल का आर्टिफैक्ट है। 1000 साल पहले लोग इसे पाने के लिए जान जोखिम में डालते थे। ये आर्टिफैक्ट वेरर को 5 स्टार या उससे नीचे की मैजिक अटैक से रेजिस्टेंस देता है, मैजिकल एट्रीब्यूट्स बढ़ाता है और समनिंग एबिलिटी भी रखता है। मुरकान की नॉलेज से जिन इम्प्रेस हो जाता है। मुरकान कहता है, ये गिफ्ट उस स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले पर्सन से है जो अभी अभी यहाँ आया था। जिन कहता है, हाँ, मेरी एल्डेस्ट सिस्टर लूना आई थी, शायद आपने उसकी एनर्जी सेंस कर ली और हो सकता है उसने आपको भी सेंस किया हो। मुरकान बोलता है, चिंता मत करो, इतना वैल्यूबल गिफ्ट देने वाली अपनी यंगेस्ट ब्रदर को बिट्रे नहीं करेगी। जिन भी मानता है कि वो अपनी सिस्टर लूना पर भरोसा कर सकता है। उसे याद आता है जाते समय लूना ने कहा था, तुम जो भी बनो, जो भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साइड में रहूंगी। सिलेक्शन के बाद जिन सोचता है, फादर की एक्नॉलेजमेंट और होप्स, सिस्टर मेरी का दिया फीनिक्स हार्ट, सिस्टर लूना के साथ बना बॉन्ड और गार्डियन ड्रैगन मूराकन से मुलाकात, ये सब वो चीज़ें हैं जो पास्ट लाइफ में उसने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। अब जिन 10 साल का है और उसने स्टॉर्म कासल छोड़ने की प्रेपरेशन शुरू कर दी है। अब उसका अगला डेस्टिनेशन है रन कैंडल का मेन कासल।
कुछ दिन बाद जिन खान के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। खान उसकी प्रोग्रेस देखकर इम्प्रेस था। वो जिन को ग्रीट करता है और कहता है, स्टॉर्म कासल छोड़ने में अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, मैं आखिरी दिन तक अपना बेस्ट दूंगा। ट्रेनिंग के बाद जिन अपने रूम में था। वो जलती हुई कैंडल में उंगली रखता है। गिली ये देखकर डर जाती है, लेकिन जिन कहता है, फायर अब गर्म नहीं लगती। गिली बोलती है, सीनिक्स हार्ट के इफेक्ट सुने थे, लेकिन लाइव देखना अलग फीलिंग है। जिन सोचता है, मैंने हार्ट का आधा हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया है, कुछ सालों में ये पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर गिली बताती है, कल सुबह हम स्टॉर्म कासल छोड़ देंगे। जिन कहता है, कैरेज के लिए मेरी बुक्स भी पैक कर देना। गिली पैकिंग के लिए चली जाती है। जिन मूराकन से मिलने जाता है। वो बताता है, कल हम स्टॉर्म कासल छोड़ रहे हैं। मूराकन बाहर जाने पर खुश होता है, लेकिन जिन पूछता है, आप मेरे साथ कैसे चलेंगे? मूराकन एरोगेंट टोन में कहता है, मैं एक लेजेंडरी ड्रैगन हूँ, कमज़ोर हुआ हूँ पर इतना नहीं, मैं ऐसे फॉलो करूँगा कि किसी को नोटिस भी नहीं होगा। वो आगे कहता है, जैसे जैसे तुम स्ट्रांग बनोगे, तुम्हारा गार्डियन ड्रैगन भी स्ट्रांग बनेगा, तेमार की तरह लेजेंडरी बनो। जिन पूछता है, रन कैंडल फैमिली पहले मैजिक स्वॉर्ड्समैन थी और फाउंडर इतिहास का सबसे स्ट्रांग मैजिक स्वॉर्ड्समैन था, लेकिन अब कोई ये जानता ही नहीं। मूराकन बताता है, 1000 साल पहले एक ह्यूमिलिएटिंग वाव लिया गया था, इसीलिए आज रन कैंडल मैजिक को रिजेक्ट करता है और सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप के पीक को चेज करता है। वो कहता है, आज भी मुझे गार्डियन माना जाता है, लेकिन अगर मैं सामने आ गया तो वेलकम नहीं मिलेगा। 1000 साल पहले होता तो नोबल बीइंग की तरह ट्रीट किया जाता। जिन चिंता जताता है, अगर फैमिली ने आपको कंटेनर में देख लिया तो? मूराकन कहता है, मैं मैजिक से डुप्लीकेट बना दूंगा। बात खत्म होने के बाद जिन उसे स्ट्रॉबेरी पाइज और स्पेशल अल्कोहल दिखाता है। मूराकन बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन निकलने से पहले गिली कहती है, स्टॉर्म कासल में रहना पीसफुल था, लेकिन बाहर लाइफ ज्यादा बिजी और कठिन होगी, अब रोज पाए नहीं बना पाऊंगी। कुछ देर बाद गार्ड्स आते हैं और जिन को एस्कॉर्ट करते हैं। जिन स्टॉर्म कासल छोड़ता है, उसका अगला पड़ाव है रन कैंडल का मेन एस्टेट, गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स। कैरेज में ट्रैवल करते समय बाहर हेवी स्नो गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ही देर में सब पाइल अप हो जाएगा। जिन कहता है कि पास के विलेज में रुकते हैं और स्नो रुकने का वेट करते हैं। गिली बताती है कि अगर स्नो ज़्यादा हो गई तो टेलीपोर्टेशन गेट यूज़ नहीं हो पाएगा। तभी एटमॉस्फेयर अचानक बदल जाता है। नाइट्स वार्न करते हैं कि एम्बुश है और कैरेज के अंदर रहने को कहते हैं। गिली जिन को रीअश्योर करती है कि चिंता की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ कई नाइट्स हैं। लेकिन जिन कुछ सेंस करता है और गिली से तुरंत कैरेज से बाहर निकलने को कहता है। जिन समझाता है कि रन कैंडल के गार्डियन नाइट्स कभी किसी चाइल्ड को अनअटेंडेड नहीं छोड़ते। इसका मतलब या तो कोई ट्रेटर है या कोई फेक, और हो सकता है कैरेज में हिडन इक्विपमेंट हो, इसलिए अभी बाहर निकलना ज़रूरी है। सिचुएशन समझते ही गिली रेज मोड में चली जाती है और अनाउंस करती है कि अब वो जिन की प्रोटेक्शन करेगी, चाहे थोड़ा ओवरबॉर्ड ही क्यों ना हो। वो जिन को उठाकर दौड़ने लगती है, लेकिन जिन उसे रोकता है और कहता है कि वापस चलो, उसे कुछ कंफर्म करना है। जिन सोचता है कि जिनसे वो लड़ रहे हैं शायद वो एलाइज हों, क्योंकि अगर असेलेंट्स सच में उसे मारना चाहते तो कैरेज से बाहर आते ही बेस्ट चांस था। लेकिन सब कुछ बहुत क्वाइट है, जो स्ट्रेंज है। दूर से ऑब्जर्व करते हुए जिन देखता है यूटा फैमिली, मिटेल मैजिक फैमिली और मर्सनरी ग्रुप ब्लैक किंग स्क्वाड को। अचानक किसी ने उन्हें नोटिस कर लिया और जिन के गार्ड्स पूरी ताकत से प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तभी जिन रियलाइज करता है कि उसके नाइट्स ट्रेटर नहीं बल्कि फेक थे और वो 7 स्टार नाइट्स नहीं थे। गिली चिल्लाकर उनका पर्पस पूछती है तो एक फेक जवाब देता है कि वो रन कैंडल के डॉग को क्यों बताए। गिली ठंडे स्वर में जिन से पूछती है कि क्या करना है। जिन कामली कहता है, उन्हें मार दो और एक का हाथ काटकर मेरे पास लाओ। गिली रेज मोड में एक एक को खत्म कर देती है और एक को घसीट कर लाया जाता है। यहीं पता चलता है कि गिली 7 स्टार या उससे ऊपर है। जिन कहता है कि अगर रन कैंडल के बच्चे को मारना था तो कम से कम 8 स्टार नाइट भेज दे। इंटेरोगेशन में पता चलता है कि वो जिपल टेरिटरी से आया है। जिपल एक फेमस मेज फैमिली है जो दुनिया के दूसरे आधे हिस्से पर राज करती है। जहां रन कैंडल अल्टीमेट स्वॉर्ड को परस्यू करता है, वहीं जिपल अल्टीमेट मैजिक को। 1000 साल पहले रन कैंडल फाउंडर की मौत के बाद जिपल ने एक ह्यूमिलिएटिंग ओथ थोपा, जिससे रन कैंडल में मैजिक बैन हो गई और उनकी सारी मैजिक एबिलिटीज सील कर दी गई। रन कैंडल के लिए जिपल 1000 साल पुराना दुश्मन है। ये जानकर जिन गिली से कहता है कि इस आदमी
आदमी को पास में कहीं फेंक दो, ये इंटेरोगेशन के भी लायक नहीं है। इंट्रूडर चिल्लाता है कि जिपल के लिए भी रन कैंडल लाइफ लॉन्ग एनिमी है और जल्दी मार दो। जिन सोचता है कि चाहे डिस्गाइज कितना भी सोफिस्टिकेटेड क्यों ना हो, 7 स्टार वॉरियर को धोखा देने के लिए ये सिचुएशन शुरू से ही सस्पिशियस थी। उसे मारने के बाद गिली वापस जिन के पास आती है। तब जिन को पता चलता है कि जिसने उसकी मदद की थी वो ब्लैक किंग स्क्वाड का कैप्टन मोरिका है। वो कहता है कि वो सेफली एस्केप कर पाया क्योंकि जिन और उसके लोग एनिमीज का अटेंशन डाइवर्ट कर रहे थे। वो आगे बोलता है कि जैसे ही वो रन कैंडल कासल पहुंचेगा, इस मदद की रिपोर्ट देगा और फैमिली ज़रूर अच्छा रिवॉर्ड देगी। फिर वो टेलीपोर्टेशन गेट इस्टेब्लिश करने में मदद मांगता है। एक 10 साल के बच्चे की कॉन्फिडेंस और डिग्निटी देखकर और उसका पहले वाला कोल्ड एक्सप्रेशन याद करके नाइट काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। वो अपने सबॉर्डिनेट्स को टेलीपोर्टेशन गेट का काम सौंपता है और जिन वहाँ से निकल जाता है। डेड बॉडीज़ को वहीं छोड़ दिया जाता है ताकि वो उनके कॉमरेड्स के लिए एग्जाम्पल बने। गिली जिन को बताती है कि विलेज अभी 2 घंटे दूर है, इसलिए स्नो की वजह से पास के विलेज में रुकने का फैसला होता है। जिन गिली से कहता है कि एस्कॉर्ट के दौरान जो हुआ उसके लिए वरी मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। यहाँ तक कि खान जो 9 स्टार नाइट है वो भी ये समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। गिली अपॉलॉजी करती है। जिन याद करता है कि रन कैंडल फैमिली की नैनी होने के कारण गिली की फेट उसी बच्चे से जुड़ी थी जिसकी वो देखभाल करती है। पास्ट लाइफ में भी गिली उसकी नैनी थी। उसकी टैलेंटलेसनेस की वजह से गिली को भी स्कॉन और डिसरिस्पेक्ट सहना पड़ा, लेकिन गिली ने कभी जिन से रिजेंटमेंट नहीं रखा। जिस दिन जिन बैनिश हुआ उसी दिन गिली भी बैनिश हुई थी, इसलिए जिन कभी उस पर हार्श नहीं होना चाहता। लेकिन अब प्रेजेंट अलग है, इसलिए गिली को भी अपना रिजॉल्व मजबूत करना होगा। जिन कहता है कि अगर तुम इतनी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाओगी तो फ्यूचर में एस्कॉर्ट करते वक्त प्रॉब्लम होगी, इसलिए मुझे ये बातें दोबारा मत कहलवाना। अंडरस्टूड। गिली सिर हिलाती है और सोचती है कि अगर यंग मास्टर उसकी इतनी केयर करता है तो उसे भी स्ट्रांग बनना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी उसे कभी हर्ट ना कर पाए। कुछ देर बाद वो विलेज पहुंच जाते हैं। जिन अब भी अटैक के बारे में सोच रहा होता है, खासकर ट्रांसफॉर्मेशन सॉसरर बुबारे गैस्टन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन वो चीज़ है जिसमें ड्रैगन्स अच्छे होते हैं, लेकिन ड्रैगन्स भी परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। बुबारे एकमात्र ऐसा एग्जिस्टेंस था जो परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता था और उसी एबिलिटी से उसने दुनिया में कियोस फैलाने के लिए कई क्राइम्स किए थे। अगर बुबारे सच में इसमें इन्वॉल्व है तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हालांकि अभी तक उसने कोई बड़ा मूव नहीं किया है। पास्ट लाइफ में जब जिन 20 साल का हुआ था तब बीमिंट की स्पेशल अफेयर्स डिवीजन ने बुबारे को अरेस्ट किया था। रात को सब सोने चले जाते हैं। जिन सो रहा होता है कि अचानक उसे कुछ सुनाई देता है। वो एक कैट देखता है और इग्नोर कर देता है, लेकिन जब फिर से देखता है तो वो फेमिलियर लगती है। वो मुराकान होता है। कैट अंदर आती है और जिन शॉक्ड रह जाता है। मुराकान कहता है कि उसने पहले ही बताया था कि वो हाइड होकर उसे फॉलो करेगा, इसलिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तभी कॉन्वर्सेशन के बीच मुराकान नीचे गिर जाता है क्योंकि अचानक गिली अंदर आ जाती है। वो मुराकान को थ्रेटन करती है और कहती है कि यंग मास्टर के पीछे जाने की हिम्मत कैसे हुई। वो उसे पकड़कर पूछती है कि वो कौन है। जब मुराकान को पता चलता है कि ये गिली है तो अपनी खराब हालत में भी वो कहता है, ओ मेरी स्ट्रॉबेरी पाई, आखिरकार मैं तुमसे मिल ही गया। इसके बाद जिन गिली को मुराकन से इंट्रोड्यूस करता है, ब्लैक ड्रैगन मुराकन के रूप में। ये सुनते ही गिली तुरंत अपोलोजाइज करती है और कहती है कि रन कैंडल की एक हम्बल हाउस होल्ड वर्कर गार्डियन के प्रति की गई अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी चाहती है। मुराकन हंसते हुए कहता है, वरी मत करो मेरी स्ट्रॉबेरी पाए, मैं तुम्हें खुशी खुशी माफ़ करता हूँ। ये सुनकर गिली को समझ आता है कि जिन रोज़ स्ट्रॉबेरी पाइज क्यों मांग रहा था। जिन उसे बेचने को कहता है और पूरी बात समझाता है। सब सुनकर गिली को एहसास होता है कि वो जानती थी उसका यंग मास्टर टैलेंटेड है, लेकिन पहले मैजिक, फिर सोल्जरेट का कॉन्ट्रैक्टर और अब एक ड्रैगन तक। ये सब सुनकर वो हैरान भी होती है और एक मेड के तौर पर खुश भी। जिन गिली से कहता है कि अभी उसके और मुराकन के रिलेशन के बारे में क्लैन को कुछ ना बताए। इसके बाद मुराकन अपनी सिली हरकतें शुरू कर देता है। कुछ समय बाद वो मिटल टेलीपोर्टेशन गेट पहुंचते हैं। नाइट से बात करने के बाद जिन फ्यूचर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होता है। हॉल के अंदर रिसेप्शनिस्ट आइडेंटिफिकेशन मांगता है। जैसे ही पता चलता है कि जिन एक रन कैंडल है, उनका एटीट्यूड बदल जाता है। वो जिन और गिली से कहते हैं कि 2 घंटे वेट करना होगा। वहां बैठे बैठे गिली कहती है कि एक मेड होने के नाते वो वरी कर रही है, अगर मुराकन डिस्कवर हो गया या कुछ और हुआ तो क्या होगा। जिन पूछता है, क्या तुम मैजिक की बात कर रही हो? गिली हाँ कहती है। जिन जवाब देता है कि वो सब हाइड कर लेगा। थोड़ी देर बाद गोल्डन ड्रैगन मार्क वाला एक लड़का वहां आता है। वो जिपल फैमिली से होता है। उसे देखते ही गिली फ्यूरियस हो जाती है।
वो लड़का पास बैठी कैट को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उसे बुलाता है। जैसे ही कैट पास आती है वो उसे स्क्रैच कर देती है। उसके गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हें शांत करते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक एनिमल है, उसने ही शायद कैट को प्रोवोक किया होगा, स्वॉर्ड्स निकालने की जरूरत नहीं है। कैट वापस गिली के पास चली जाती है। कुछ देर बाद वो लड़का खुद को वेरिडन जिपल के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज करता है। जिन उसे अपनी पास्ट लाइफ से याद करता है, एक जीनियस मेज, जिपल फैमिली का फ्यूचर एयर, जो स्किल और कैरेक्टर दोनों में परफेक्ट माना जाता था। जिपल के बॉडीगार्ड्स जिन को देखकर स्वॉर्ड्स कसकर पकड़ लेते हैं। तब जिन कोल्ड टोन में कहता है, अगर तुम सीरियस हो रहे हो तो क्या मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूं? ये सुनकर वेरिडन हंसते हुए कहता है कि तुम जोक्स काफी अच्छे करते हो। माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है। वेरिडन फिर से अपोलोजाइज करता है और कहता है कि वो कॉम्पनसेशन दे देंगे, गोल्ड या जो भी हो, बाद में। जिन मॉकिंग टोन में कहता है, बाद में नहीं, अभी पे करो। वेरिडन को जिन का ये एटीट्यूड काफी पसंद आता है और वो उससे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन जिन उसके सस्पिशियस बिहेवियर से अनॉयड हो जाता है और सोचता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही वियर्ड है। आखिरकार उनका वेट खत्म होता है। टेलीपोर्ट करने से पहले वेरिडन कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अगली बार मिलेंगे। जिन साफ कह देता है कि बेहतर होगा अगर वो दोबारा ना मिले। टेलीपोर्ट के बाद वो फोर्ट पहुंचते हैं। एंट्रेंस पर एक बटलर जिन का स्वागत करता है, खुद को सेकंड पैलेस हाउसकीपर पेड्रो बताता है और सिंसियरली जिन का रन कैंडल के मेन एस्टेट में स्वागत करता है। गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स रनकंडेल क्लैन के सबसे प्रतिष्ठित सदस्यों के लिए ब्लेड्स का एक सेक्रेड सैंक्चुरी है। इस गार्डन में किसी का वेपन मार्क होना सबसे बड़ा ऑनर माना जाता है। जिन ने भी कभी यही सपना देखा था, लेकिन अपनी पास्ट लाइफ की वीकनेस की वजह से वो नाइव और फूलिश बन गया था। अब अपनी कनिंग नेचर के साथ उसे लगता है कि इस घर में सर्वाइव करना आसान होगा। जिन अपनी माँ रोजा रनकंडेल से मिलता है। सैरन उस कैट को देखकर अलार्म हो जाता है जिसे जिन रास्ते में उठा लाया था, लेकिन किसी क्रीचर की ओनरशिप लेना यहाँ प्राइड की निशानी मानी जाती है। जिन उस कैट का नाम रखता है किटी रनकंडेल। ये नाम उसके भाइयों को ऑफेंसिव लगता है, क्योंकि उनके हिसाब से एक एनिमल उनके फैमिली नेम के लायक नहीं। सिरिन पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जिन जवाब देता है कि वो उस कैट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, क्योंकि उसने उसे अपना कहा है। रनकंडेल नाम एक भारी बर्डन है, क्योंकि अगर कोई उसके पेट को नुकसान पहुंचाएगा तो जिन को रिवेंज लेना होगा। पेट्रियार्क जिन की इस एबिलिटी से इम्प्रेस्ड होता है कि वो कितनी जल्दी एनिमीज बना लेता है, यहाँ तक कि अपने सिबलिंग्स को भी नहीं छोड़ता। जिन साफ कह देता है कि वो अपने एनिमीज से कभी पीछे नहीं हटेगा। उसके पिता इस एटीट्यूड को पसंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसके बड़े भाई बहन उसे अंडर एस्टिमेट ना करें। 4 साल बीत जाते हैं। अब जिन 14 साल का है और 2 स्टार नाइट के रूप में क्लासिफाइड है। उसकी ट्रेनिंग गैरन के साथ खत्म होती है और अगली ट्रेनिंग लूना के साथ तय होती है। जिन फैमिली के साथ लंच नहीं करना चाहता और कैट्स के साथ खाना पसंद करता है। वेलॉप उसका लंच लेकर आता है। वेलॉप एक कॉमनर है जिसे जल्द ही क्लैन से निकाल दिया जाएगा। फिर भी वो बेहद काम रहता है और हमेशा जिन की ताकत की तारीफ करता है। जिन उसे सलाह देता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा हम्बल न बने, क्योंकि लोग उसे नीचे दिखाते हैं। जिन उसे अपनी एबिलिटीज़ पर प्राउड होने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी एक रनकंडेल कैडेट है। वेलॉप दुखी होता है क्योंकि उसके ग्रेड सबसे कम है और उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप बेकार मानी जाती है। लेकिन सच ये है कि रनकंडेल कैडेट बनना खुद में एक बड़ी अचीवमेंट है। उसकी ग्रेड्स चाहे खराब हो, फिर भी वो एवरेज से बेहतर है। जिन सोचता है कि इतना शाय और इंट्रोवर्टेड लड़का फ्यूचर में एक डेंजरस एनिमी कैसे बन गया था। उससे भी बुरा ये कि उसने अपनी जान ले ली थी। जिनको डर है कि वेलॉप भी उसी रास्ते पर जा सकता है, इसलिए इस बार वो उस फ्यूचर को बदलना चाहता है और तय करता है कि वेलॉप को क्लैन में बनाए रखेगा। बाद में जिन अपनी करंट एबिलिटीज को असेस करता है। आने वाले सालों में उसके 3 स्टार स्वॉर्ड्समैनशिप तक पहुंचने की पूरी संभावना है। फिलहाल उसे लूना के साथ ट्रेनिंग करनी है। लूना चाहती है कि वो ट्रेनिंग को कल से अलग तरीके से करे। वो उसे माइंड्स आई यूज करने की सलाह देती है, यानी ट्रेनिंग को अपने दिमाग में विजुअलाइज करना। माइंड्स आई स्वॉर्ड्समैन का सबसे बड़ा वेपन होता है। ये हाई लेवल मेडिटेशन है जो आमतौर पर सिर्फ 7 स्टार नाइट्स हासिल कर पाते हैं। जिनको समझ नहीं आता कि उसे इतनी जल्दी ये स्किल क्यों सिखाई जा रही है।
ट्रेनिंग के दौरान लूना ऑरा के इस्तेमाल पर रोक लगाती है, इसलिए जिन कंफ्यूज रहता है लेकिन फोकस बढ़ाकर टेक्निक सीखने की कोशिश करता है। ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाती है। लूना को लगता है कि जिन का फोकस उसके लेवल के नाइट के लिए इम्पॉसिबल है, बस वक्त की बात है, वो और भी बड़ी पावर अनलॉक करेगा। सीन स्पारिंग सेशन पर कट होता है। जिन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अगर वो 10 कैडेट्स को हरा देता है तो उसे इंटरमीडिएट क्लास में एंट्री मिल जाएगी। जिन कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसका दोस्त वेलॉप बेहद नर्वस है। कोच कैडेट्स को अलग अलग पार्टनर्स के साथ 3 बार स्पार करने का आदेश देता है। सिर्फ टॉप 10 फाइटर्स ही जिन का सामना करेंगे। कंपटीशन शुरू होता है। हर कैडेट अपनी अच्छी स्वॉर्ड्समैनशिप दिखाता है। टॉप 10 डिसाइड होते हैं और बाकी कैडेट्स बैठ जाते हैं। जिन उनका सामना करने की तैयारी करता है। अब तक उसका सबसे बड़ा रिकॉर्ड लगातार 8 फाइटर्स को हराना रहा है। जिन सबसे ज्यादा मेसा मिल्कानो को लेकर चिंतित है, जो कैडेट्स में टॉप रैंकर है। यही फाइट सब कुछ डिसाइड करेगी। मेसा तेजी से अटैक करती है और जिन मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है। उसे एहसास होता है कि वो पिछली लड़ाई से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। असली प्रॉब्लम ये है कि मेसा को हराने के बाद भी उसे 8 और ओपोनेंट से लड़ना होगा। मेसा जिन के सिंपल मूव्स देखकर दबाव में आ जाती है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स वेरिएशंस की जगह बेसिक टेक्निक्स यूज कर रहा होता है। तभी मेसा को अचानक एहसास होता है कि जिन उसे नीचे से देख रहा होता है। इस व्यवहार से आहत होकर मेसा और ज्यादा पावर के साथ आगे बढ़ती है। वो पूरी तरह तय कर लेती है कि आज वो यंग मास्टर को हराकर ही रहेगी। मेसा डिसाइसिव स्ट्राइक के लिए झपटती है, लेकिन जिन उसी पल उसकी तलवार को तोड़ देता है और लड़ाई जीत लेता है। मेसा हैरान रह जाती है कि जिन ने बिल्कुल उसी स्पॉट पर वार किया जिससे उसकी स्वॉर्ड चिप होकर शैटर हो गई। दोनों की स्ट्रेंथ और स्टैमिना लगभग बराबर थी, लेकिन जिन की प्रिसिजन ने उसे इस फाइट का विक्टर बना दिया। मेसा कहती है कि अगली बार वो और ज्यादा ट्रेनिंग करेगी ताकि अगली फाइट में उसे इम्प्रेस कर सके। सामने 10 कैडेट्स होने के बावजूद जिन को खुशी होती है कि उसने मेसा को हरा दिया और बाकियों के दिल में होपलेसनेस भर जाती है। वो जल्द ही 10वें कैडेट को भी हरा देता है और चैलेंज पूरा कर लेता है। रिवॉर्ड के तौर पर अगले साल जिन इंटरमीडिएट क्लास में जाएगा, जहां उसे एक ट्रू रन कैंडल से रियल ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी जिन कहता है कि वो एक आखिरी कैडेट से फाइट करना चाहता है। वो जोर से वेलप का नाम पुकारता है और उसे लड़ने के लिए बुलाता है। इंट्रोवर्टेड और नर्वस वेलप पहले मना कर देता है, लेकिन जिन उसे याद दिलाता है कि अगर वो ऐसा ही रहा तो क्लान में उसका समय ज्यादा नहीं बचेगा। जिन साफ कहता है कि वो इस फाइट में वेलप को क्रश करेगा। कांपते हुए वेलप बैटलफील्ड में पहुंचता है और मुश्किल से अपनी वेपन पकड़ पाता है। वेलप सोचता है कि कहीं ये जिन की पनिशमेंट तो नहीं, क्योंकि जिन कहता है कि 10 कैडेट से लड़ने के बाद वो थका हुआ है, इसलिए ये फाइट वेलप के लिए ईजी होनी चाहिए। फिर भी जिन को पूरा भरोसा होता है कि वो इस वीकलिंग को ओवरपावर कर सकता है। बिना एक शब्द कहे जिन तेजी से हमला करता है। वेलप किसी तरह उस हैवी अटैक को ब्लॉक कर पाता है। जिन उसके पैरी से इम्प्रेस होता है। वेलप टिके रहने की कोशिश करता है, लेकिन जिन अपने हमलों में कोई नरमी नहीं दिखाता। वो अपनी ताकत से उसे तोड़ने लगता है और कहता है कि पिछले अटैक में वो वेलप को मार भी सकता था। वेलप को एक दूसरा चांस दिया जाता है। वो फिर से खड़ा होता है, लेकिन अब उसमें कुछ अलग होता है। अचानक एक गोल्डन ऑरा उसके शरीर को घेर लेती है और वो डेडली अटैक के लिए तैयार हो जाता है। मेसा तुरंत गैरन को चेतावनी देती है कि जिन की जान खतरे में है। यंग मास्टर सबको आदेश देता है कि इस फाइट को सीक्रेट रखा जाए। वो चाहता है कि वेलप ऑरा का इस्तेमाल करके अपनी एबिलिटीज बढ़ाए। वेलप पूरी ताकत से चार्ज करता है, ये सोचकर कि जिन की कमजोर हालत में वो उसे हरा देगा। उसके अटैक के इम्पैक्ट से उसकी ब्लेड टूट जाती है। जिन को हमेशा से वेलॉप की हिडन पोटेंशियल का अंदाजा था, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि वेलॉप ऑरा कास्ट भी कर सकता है। ब्लेड टूटने के बाद भी जिन एक हैवी स्लैम से काउंटर करता है और वेलॉप को हेडलॉक में पकड़ लेता है। कुछ पल बाद वो उसे छोड़ देता है, मर्सी दिखाते हुए। जिन ऑनेस्टली कहता है कि वो इस तरह वेलॉप से फाइट नहीं करना चाहता था। भले ही वो उसे पूरी तरह नहीं जानता, फिर भी वो चाहता है कि वेलॉप अपनी काइंड हार्ट के साथ स्ट्रांग बने, क्योंकि रन कैंडल क्लैन में सिर्फ काइंडनेस से सर्वाइव नहीं किया जा सकता। यंग मास्टर अपना जेंटल साइड दिखाता है और कहता है, स्ट्रांग बनो, अपने बिलीव्स को प्रोटेक्ट करो और सबके साथ चलना सीखो। लंच टाइम होता है। आज जिन खुद खाना लेने जाता है, क्योंकि यूजुअली वेलॉप खाना लाता था। खान से रिपोर्ट सुनकर सियर शॉक्ड रह जाता है। फादर को अपने बेटे पर गर्व होता है कि वो कमजोर लोगों की केयर करना जानता है। अब वो जिन को उसका फर्स्ट मिशन देने के लिए रेडी हो जाता है।
साल 1795 के फर्स्ट मंथ में जिन 15 साल का हो जाता है। वो 3 स्टार नाइट बन जाता है और ट्रेनिंग से शॉर्ट वेकेशन मिलती है। इंटरमीडिएट क्लास में वुडन स्वॉर्ड्स की जगह रियल स्वॉर्ड्स होती हैं। हर कैडेट के लिए हैंडक्राफ्टेड ब्लेड बनती है। जिन भी वेपन ढूंढ रहा होता है, लेकिन लूना इस दिन का सबसे ज्यादा इंतजार कर रही थी। लूना खुद जिन के लिए वेपन चूज करना चाहती है। जिन उस पर भरोसा करता है, लेकिन वो जो लेकर आती है वो एक जायंट स्वॉर्ड होती है। ये देखकर जिन भी शॉक हो जाता है। लूना बताती है कि उसने भी इसी एज में यही वेपन यूज किया था। डिजाइन भी उसी का था और ये उसके मेन वेपन का प्रोटोटाइप था। लेकिन जिन इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता और मना कर देता है। लूना हर्ट हो जाती है। फिर लूना दूसरा वेपन चुनती है जो जिन के फाइटिंग स्टाइल के लिए परफेक्ट हो। वो ब्राह्मणटी चुनती है जो फर्स्ट पेट्रियक की वेपन थी और क्लैन का प्राइसलेस ट्रेजर है। जिन फ्यूचर में इसे पाना चाहता था, लेकिन लूना से फ्री में मिलने पर वो खुश हो जाता है। शैडो फोर्स यूजर्स के लिए ये स्वॉर्ड परफेक्ट है। सिबलिंग राइवलरी की वजह से जिन इसे खुद कभी नहीं ले पाता। लूना अपसेट होकर उसे आंखें बंद करने को कहती है और ट्रेनिंग शुरू करती है। वो कहती है, रन कैंडल सिबलिंग्स हमेशा एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लूना अपनी लोनलीनेस के बारे में बताती है और चाहती है कि जिन को वो पेन कभी महसूस ना हो। ट्रेनिंग के बाद जिन एक्साइटेड होकर अपना न्यू वेपन मुरुकान को दिखाता है। मुरुकान कहता है, ये वेपन अभी तुम्हारे लेवल के लिए बहुत पावरफुल है। ब्राह्मणटे की पोटेंशियल एक्टिवेट करने के लिए शैडो फोर्स में मास्टरी चाहिए। मुरुकान उसे 5 स्टार शैडो फोर्स का टारगेट देता है। जिन डिफाइंड होता है। वो वेट नहीं करना चाहता। वो नेक्स्ट ईयर तक टारगेट पूरा करने की बात करता है। मुरुकान नाराज हो जाता है। जिन उसे टीज करने के लिए बुक फाड़ने की धमकी देता है। तभी जिली आकर बताती है कि गैरन उसे मिशन ब्रीफिंग के लिए बुला रहा है। जिन शॉक्ड होता है। ब्रेक के बाद ही उसका फर्स्ट मिशन स्टार्ट होगा। मिशन में 10 नोविस कैडेट्स होंगे। ग्रुप्स ऑफ 2 बनाए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव है जियान किंगडम बॉर्डर का स्काउटिंग। जिन लीडर बनता है और ऑर्डर्स देता है। मिशन सरप्राइजिंगली स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन एरिया 13 के आगे लैंड ऑफ हाफ मैन है, जो नोविस कैडेट्स के लिए बहुत डेंजरस है। अचानक वेलॉब अर्जेंट न्यूज़ लाता है। ग्रुप 2 पर अटैक हुआ है। अटैकर्स ह्यूमन थे और शायद और भी हों। जिन तुरंत मूव करता है। वो सबॉर्डिनेट्स को बेस कैंप लौटने का आदेश देता है और खुद एनिमीज की तरफ बढ़ता है। सवाल बहुत है, लेकिन जिन मिशन पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मन से बदला लेने की तैयारी में जिन आगे बढ़ता है। खून के निशान देखकर वेलॉप डर जाता है। उसे लगता है कि मेसा का ग्रुप पूरी तरह खत्म हो गया है। लेकिन जिन को अब भी होप दिखती है, क्योंकि आसपास फ्लैश के टुकड़े नहीं हैं। इसका मतलब शायद सिर्फ एक ही असेलेंट हमला कर रहा है। थोड़ी देर में जिन को एक ब्लड स्टेन्ड बैंडेज मिलती है। वो समझ जाता है कि ग्रुप 2 ने किसी दूसरे खतरे को सेंस करके रास्ता बदल लिया था। जिन सियरा को एडिंगटन और डेविड के साथ भेजता है और खुद वेलॉप के साथ ग्रुप 2 को फॉलो करता है। जल्द ही उन्हें ग्रुप 2 एनिमीज से लड़ते हुए मिलते हैं, लेकिन मेसा वहां नहीं होती। जिन वेलॉप को लेफ्ट साइड वाले एनिमी पर अटैक करने को कहता है। जिन अपनी स्वॉर्ड पर शैडो फोर्स कोट करता है, जिससे उसकी अटैक पावर कई गुना बढ़ जाती है। वो ब्लेड फेंकता है और एक असेलेंट इंस्टेंटली मर जाता है। दूसरे पर वेलॉप हमला करता है, लेकिन जिन पीछे से तेज स्लैश करता है। दोनों असेलेंट्स खत्म हो जाते हैं। तभी जिन को पता चलता है कि मेसा को कैप्चर कर लिया गया है। वो बचे हुए एनिमी को 2 ऑप्शंस देता है और दोनों ही उसकी मौत की ओर ले जाते हैं। ये 15 साल का बच्चा बेहद रूथलेस है। वो धमकी देता है कि अगर सच नहीं बताया तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। डरा हुआ आदमी टूट जाता है और बताता है कि वो किन्सेलो फैक्शन से जुड़ा है। ये वही टेररिस्ट ग्रुप है जिसने ओरिजिनल टाइमलाइन में जियान किंगडम के किंग को मारा था, रेवोल्यूशन के नाम पर। उनका असली मकसद है दुनिया पर कब्जा करना। जिन पूछता है उनका बेस कहाँ है, लेकिन वो सिर्फ अंडरलिंग होता है, इसलिए मेन बेस की जानकारी नहीं देता। वो एक दूसरे बेस के बारे में बताता है जहां करीब 20 मार्शल आर्टिस्ट्स और सॉर्सरर्स हैं। आखिरी सवाल पर जिन पूछता है मेसा को क्यों किडनैप किया गया। जवाब मिलता है कि फीमेल कैडेट्स को पॉलिटिकल पर्पस के लिए पकड़ने का ऑर्डर था। जानकारी मिलते ही जिन उसे मार देता है। वो दुश्मनों पर दया नहीं करता। मेसा के पकड़े जाने को 1 घंटा हो चुका है। जिन अपने साथियों को हीलिंग के बाद सपोर्ट मंगाने को कहता है। वो तय करता है कि सभी 20 एनिमीज का सामना वो अकेले करेगा। साथ ही इस डिसीजन का विरोध करते हैं, लेकिन जिन साफ कह देता है कि क्लैन की रक्षा उसकी जिम्मेदारी है। वो वेलॉप को कमांड सौंपता है और खुद मेसा को बचाने निकल पड़ता है।
जिन जानता है कि वो सबको अकेले नहीं हरा सकता, इसलिए उसका गोल फाइट नहीं, रेस्क्यू है। वो मैजिक डिटेक्शन और विंड सेंसिंग को कंबाइन करता है, जिससे एनिमीज के ट्रैक्स साफ दिखने लगते हैं। भागते समय उस पर अचानक कई असेलेंट्स हमला करते हैं। जिन मैजिक कास्ट करके सबको चौंका देता है। वो एक को मार देता है, लेकिन एक मेज उसका हाथ पकड़ लेता है। जिन पीछे से स्लैश करता है और फायर मैजिक से उसे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि वो इम्यून है। मेज आइस मैजिक इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी बेकार साबित होती है। सॉर्सरर की हार तय होती है। जिन समझ जाता है कि एनिमीज उसे नोविस समझकर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उसे किन्सेलो हायरार्की की जानकारी है। मेसा को ऑफिसर तक पहुंचने से पहले नुकसान नहीं होगा, यही उसकी सबसे बड़ी होप है। जिन एनिमीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ्लेम मैजिक कास्ट करता है ताकि सबका ध्यान आग पर रहे और वो अपना अगला मूव एग्जीक्यूट कर सके। जिन धीरे धीरे एनिमी बेस की तरफ बढ़ता है, अपना इंतजार करता है कि कोई गलती करे। वो उनके लीडर को स्पॉट करता है, जो जानता है कि आग के लिए कल्प्रिट कौन है। लेकिन दुर्भाग्य से जब उसके लोग दूर होते हैं, जिन उसे स्ट्राइक कर देता है। वो कीज लेता है और कैप्टिविटी रूम तोड़ देता है। वहां उसे ट्रैप डोर मिलता है और अंततः मेसा दिखाई देती है। मेसा शॉक होती है कि वो इतनी खतरनाक जगह में आया है। जिन उसे फ्री करता है, लेकिन अचानक पूरा स्ट्रक्चर शेक करने लगता है। मेसा कहती है कि अगर सिचुएशन मुश्किल हुई तो उसे पीछे छोड़ दे, लेकिन जिन को फर्क नहीं पड़ता और वो सिर्फ मेसा को बचाने पर फोकस करता है। बाहर आने के बाद वो हॉरिफाइंग ट्रूथ से सामना करता है। एक हाफ मैन अचानक एनिमीज को मार देता है। ये डरावना मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि व्हाइट वेयरवुल्फ है। जिन मेसा को अनकॉन्शियस कर देता है ताकि वो रैश मूव न करे। वेयरवुल्फ पूछता है कि क्या जिन ही फ्लेम्स के लिए जिम्मेदार है। जिन अपने आप को पेट्रियार्क का बेटा बताता है और उसे फेस करता है। वेयरवुल्फ इम्प्रेस्ड होता है कि एक रननडेल क्लैन का अंडरलिंग इतना ब्रेव है। मिशन से पहले जिन अपनी वेपन मास्टर करने की कोशिश कर रहा था। म्यूरिकन उसे बार बार रोकता था, कहता कि स्वॉर्ड को प्रीमेच्योरली एक्टिवेट करना डेंजरस है। प्रेजेंट में जिन अपने सबसे मुश्किल ओपोनेंट का सामना कर रहा है। क्वाजू ट्रूगा, व्हाइट वेयरवुल्व्स रेस का वॉरियर क्लास मॉन्स्टर, जम से एनिमीज स्लॉटर करने की डिजायर रखता है। ये क्रीचर्स 6 स्टार नाइट्स को भी हरा सकते हैं। इनका रननडेल्स के लिए स्पेशल हेट्रेड है क्योंकि तमार ने उनके गॉड को मारा था। जिन मुश्किल में है। उसके पास मेसा को सेफ डिलीवर करने का कोई तरीका नहीं है। एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सामना करना। मॉन्स्टर पूछता है कि रननडेल सीधे लड़ेंगे या डर कर भागेंगे। जिन कहता है कि वो ऑनर के साथ लड़ेगा। ये सुनकर क्वाजू अटैक के लिए तैयार हो जाता है। उसका जायंट स्लेज हैमर जिन पर गिरता है। जिन बचता है, लेकिन सिर्फ मोमेंटरीली। मॉन्स्टर की इमेंस स्पीड और स्ट्रेंथ के सामने वो बेयरली स्टैंड कर पाता है। जिन सोचता है कि सीक्रेट वेपन्स एक्टिवेट करने तक शायद चांस है। वो लूना के पेंडेंट का रिस्क नहीं लेना चाहता। लोअर लेवल मैजिक वेयरवुल्व्स के सामने यूजलेस है। शैडो फोर्स ही उसकी एकमात्र वेपन है। जिन स्वॉर्ड को अवेकन करना चाहता है, नहीं तो ये फाइट हार जाएगा। मॉन्स्टर इम्प्रेस्ड होता है कि स्वॉर्ड ड्यूरेबल है, लेकिन जिन अभी भी डिफेंसिव है। साथ में स्वॉर्ड पकड़ते हुए वो पावर एक्टिवेट करता है। तभी लाइट के बीम में ब्लेड की असेंशन होती है, जिससे वेयरवुल्फ की साइट ब्लाइंड हो जाती है। एक डिसाइसिव स्लैश हवा को काटता है। मॉन्स्टर घुटनों पर गिर जाता है, बेली में मेजर वूंड के साथ। जिन फाइट की एंड की घोषणा करता है, स्टैंडिंग विक्टोरियस। लेकिन स्वॉर्ड के ड्रॉबैक्स उसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। म्यूरिकन ने वॉर्न किया था कि इसे जल्दी एक्टिवेट करना डेंजरस है। पास्ट की हॉरर्स और हॉन्टेड वॉइसेस उसके दिमाग पर हावी होने लगती हैं। म्यूरिकन सामने आता है और याद दिलाता है कि स्वॉर्ड जल्दी एक्टिवेट करने की कीमत क्या है। डार्क एनर्जी बॉडी पर हावी है। वो एनकरेज करता है कि स्टैंड लो या हमेशा कॉन्शियसनेस खो दोगे। जिन शैडो फोर्स रिलीज करता है। पहले मुश्किल लगता है क्योंकि डार्क एनर्जी बॉडी को एनगल्फ कर रही है। वो कॉमनेस हासिल करता है और पेन को रिमूव करता है। लकी है कि वूंड्स नहीं आई, लेकिन बॉडी में शैडो फोर्स अभी भी ओवरफ्लो कर रही है। थोड़ी स्ट्रेंथ से वो उठकर मेसा को बचाने की कोशिश करता है। तभी वो एक रैंडम व्यक्ति को सेंस करता है। वो बताता है कि किन्सेलो से नहीं है। असल में वो सेबर है, जिसे वे ढूंढ रहे थे। जिन कहता है कि उसे रननडेल फैमिली की तरफ से रेस्क्यू करना है। सेबर खुश होकर सेलिब्रेट करता है। जिन मेसा को रेस्क्यू करता है और पूछता है कि सेबर किन्सेलो द्वारा कैसे कैप्चर हुआ।
सेबर बताता है कि उसकी लवर 2 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन वही वुमन जिसे उसने ट्रस्ट किया था उसे धोखा देकर कैप्चर कराया। जिन तुरंत समझ जाता है कि ये ट्रांसफिग्यूरेटा का काम है। सेबर का कैप्चर बूबर और किन्सेलो के कंबाइंड अटैक से जुड़ा है। सेबर जिन का आभारी है और फ्यूचर में मदद करना चाहता है। मिशन कंप्लीट होता है। जिल जिन को कंग्रेचुलेट करती है, लेकिन मिस्चिवस कैट उसके हाथ में काटती है, जिस पर जिन कैट को विंडो से फेंक देता है। म्यूरिकन फ्रस्ट्रेटेड है कि जिन ने स्वॉर्ड एक्टिवेट कर दी बिना रेडी हुए। जिन अपने पेंडेंट वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि और पावरफुल एनिमीज अभी भी बाकी हैं। जिन शैडो फोर्स में रैपिड ग्रोथ के कारण स्वॉर्ड अवेकनिंग को मैनेज करता है। शैडो फोर्स ओवरलोड आसान नहीं है। 11 यूजर्स में से सिर्फ म्यूरिकन और जिन ही सर्वाइव करते हैं। डार्क ड्रैगन स्ट्रॉबेरी चाहता है, लेकिन जब डिनाई किया जाता है तो अपसेट हो जाता है। व्हाइट वेयरवुल्फ पर जिन की जीत से सस्पिशन बढ़ता है। जिन का पावर लगभग 3 स्टार है, इसलिए वेयरवुल्फ को हराना नॉर्मली इम्पॉसिबल लगता है। एन और म्यूटोना ट्विन से पूछते हैं कि क्या सच में जिन ने मॉन्स्टर डिफीट किया। वो डरते हैं और कन्फेस करते हैं कि जिन से उन्हें डेथली फेयर है। इंटरमीडिएट क्लास में सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट बचते हैं। एन और म्यू अपने चोजन कैडेट्स को अपने स्लेव्स बना चुके हैं, ताकि हुटोना और डियोना को भेजकर जिन को चैलेंज करें। जिन अब शैडो फोर्स में 4 स्टार्स तक पहुंच गया है। फुल पावर्स यूज करने में रिस्क है। वो अगले कुछ सालों में 6 स्टार स्वॉर्ड्समैनशिप हासिल करना चाहता है। फ्यूचर में 7 स्टार मास्टर बनने की एम्बिशन है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन 8 स्टार और उससे ऊपर हैं। कॉन्टिनेंट में सिर्फ 100 ब्रिलियंट नाइट्स हैं। एक और क्लास है डिवाइन स्टार लेवल, पेट्रियार्क टॉन। जिन एस्पायर करता है कि डिवाइन स्टार नाइट बनकर फादर से ऊपर जाए। अभी उसका फोकस इंटरमीडिएट क्लास पर है। टोना ट्विन्स और बाकी सिबलिंग्स उसे ट्रबल देंगे। नॉविस क्लास आसान था। इंटरमीडिएट क्लास में सिर्फ पावर और स्किल मैटर करती है। जिनका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, डोमिनेट करना और अपना मार्क बनाना। उसकी मदर उसे फर्स्ट मिशन कंप्लीट होने पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो जानती है कि जिन ने न्यू स्पेशल रूम को रिफ्यूज किया। रूम पेट्रियार्क बनने वालों के लिए है। जिन कहता है कि उसे स्पेशियस रूम्स पसंद नहीं, वो सैटिस्फाइड है जो उसके पास है। उसकी माँ इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि लड़के की एम्बिशन आखिर है क्या। वो एम्बिशन से भरा हुआ है या फिर बिल्कुल डिवॉइड। ये साफ था कि अगर जिन वो रूम ले लेता तो उसे ब्रिलियंट सपोर्ट मिलता, लेकिन उसी समय वो अपने सिबलिंग्स का टारगेट भी बन जाता। ये ऑफर एक टेस्ट था और जिन ने उसे परफेक्टली क्लियर कर दिया। उसने अपनी माँ की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरकर दिखा दिया। इसके बाद जिन नॉविस कैडेट्स को इंटरमीडिएट क्लास से जुड़ी फैक्शंस के बारे में इन्फॉर्म करता है। अब ये नए कैडेट्स जिन की फैक्शन का हिस्सा माने जाएंगे। इसका मतलब है स्क्रूटनी और हरासमेंट दोनों। लेकिन उनका लीडर चुप बैठने वाला नहीं है। जिन चाहता है कि वो तुरंत इंटरमीडिएट क्लास को कॉन्कर करे। वो सभी को कॉशन देता है कि गार्ड पर रहें और हमेशा किसी एलाय के साथ रहें। अगले दिन जेड रन कैंडल सामने आता है। वो एक एक्सपीरियंस्ड 8 स्टार नाइट है और पेट्रियार्क का यंगर ब्रदर भी। वो इंटरमीडिएट क्लास में प्रमोट हुए कैडेट्स को स्पीच देता है। जेड साफ करता है कि वो सीरियस इवेंट्स में शामिल नहीं होगा। उसका काम सिर्फ स्वॉर्ड्समैनशिप इवैल्यूएट करना है। वो जोर से उनका कोल्ड मोटो दोहराता है, स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। जो वीक होगा वो क्लैन से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। जिन समझ जाता है कि ये न्यूबीज को इंटिमिडेट करने की कोशिश है। वो टोना ट्विन्स को देखता है और उनके पास खड़े एक अनयूजुअल वॉरियर को भी नोटिस करता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि एन और म्यू पीछे से सब मैनिपुलेट कर रहे हैं। मेसा देखती है कि जिन सीधा टोना ट्विन्स की तरफ बढ़ रहा है। वो अपनी ब्लेड निकालता है और उनके पास खड़े आदमी पर स्लैश कर देता है। सब शॉक में आ जाते हैं जब उस आदमी का हाथ कट जाता है। जिन साफ मैसेज देता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है। जब उसका नाम पूछा जाता है, वो कैडेट खुद को काजिन रोमेरो बताता है। टोना ट्विन्स इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन उन्हें वार्निंग देता है। गुस्से में एक भाई गलती से बता देता है कि वो कैडेट उनकी फैक्शन से है। यही जिन चाहता था। वो और प्रोवोक करता है और कहता है कि उसने सिर्फ पेटी रीजन से हाथ काटा। रन कैंडल सिबलिंग्स के बीच वॉर ऑफ रैंक्स शुरू हो चुकी थी। जेड समझ जाता है कि ट्विन्स का ट्रैप उल्टा पड़ गया। अब जिन का एक्ट सेल्फिश नहीं बल्कि रैंक वॉर माना जाता है, जो रन कैंडल क्लैन की ट्रेडिशन है। तुरंत जिन जोर से अपना नाम अनाउंस करता है। वो इंटरमीडिएट क्लास को याद दिलाता है कि अगर कोई हॉस्टाइल हुआ तो वो काटने में हिचकेगा नहीं। इतनी डिफाइंस देखकर जेड भड़क जाता है। जिन कहता है कि वो जेड के फैसले को कॉन्टेस्ट कर रहा है। ऑफेंडेड होकर 8 स्टार नाइट अपनी वेपन मटीरियलाइज करता है और कहता है कि अगर वजह सही नहीं हुई तो वो जिन को मार देगा। जिन जवाब देता है कि जेड ही इंटरमीडिएट क्लास का लीडर है और वही इस इंटिमिडेशन का कारण है।
ये सुनकर जेड अपनी ब्लेड जिन के चेहरे के पास थ्रस्ट करता है, बस वार्निंग के तौर पर। जिन कामली कहता है कि उसे ऑफेंस नहीं लगा और अगर वो डायरेक्ट फाइट करता तो हार तय थी, इसीलिए उसने पहले अटैक नहीं किया। जेड कहता है कि वो पेट्रियार्क के बेटे को भी काटने से नहीं डरेगा। जिन जवाब देता है कि रन कैंडल कभी ऑनर के लिए पीछे नहीं हटता। जेड हंसता है, लेकिन उसके वर्ड्स उसे पसंद भी आते हैं। वो जिन को क्लैन में उसकी जगह याद दिलाता है और बाकी कैडेट्स को दिखाता है कि असली रन कैंडल कैसा होता है। सेशन डिसमिस हो जाती है। जाते जाते जिन टोना ट्विंस को चेतावनी देता है। वो कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो उसे अपने बड़े सिबलिंग से ज्यादा डरेंगे। कमरे में मुराकान के साथ जिन जिल को वॉर ऑफ रैंक्स के बारे में बताता है। वो श्योर है कि एन और म्यू पीछे से स्ट्रिंग्स खींच रहे हैं। जिस कैडेट को जिन ने स्लैश किया था वो पहले एन की फैक्शन में था, लेकिन बाद में ट्विंस की फैक्शन में चला गया। उनकी फैक्शन में 5 स्टार नाइट होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि लीडर्स वीक नहीं हो सकते। जिल उनकी इंटेंशंस नहीं समझ पाती, लेकिन जिन खुश है कि उसे एनिमी और राइवल माना जा रहा है। वो मिशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाएंगे। जिन जानता है कि उसे टफ मिशंस मिलेंगे, यही उसे लगातार विन स्टैक करने का मौका देगा और वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। सेफ्टी के लिए वो मुराकान को साथ ले जा सकता है। अगले दिन जिन टोना ट्विंस और जिन अपने अंकल के साथ मीटिंग करते हैं। उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग प्रिविलेजेस बताए जाते हैं, क्योंकि वो रन कैंडल प्योर ब्लड एयर्स है। ट्रेनिंग कठिन होगी, लेकिन क्लैन के मोटो को एम्बॉडी करेगी। रन कैंडल फाइटिंग स्टाइल नॉर्मल स्वॉर्ड्समैनशिप से अलग है। उनके पास स्पेशल मूव्स हैं जो सिर्फ फ्लैग बेरर्स सीखते हैं। उनकी अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल उन्हें बाकी क्लैन से अलग बनाती है। जिन समझ जाता है कि वजह उनकी यूनिक फिजिकल एबिलिटी है। स्वॉर्ड मास्टर्स का ब्लड लाइन उन्हें गॉड गिवन टैलेंट देता है। ट्रेनिंग सिंपल मूवमेंट्स पर बेस्ड होगी। पहला टास्क है स्टील बॉल पकड़ना। जिन महसूस करता है कि उसके अंदर कुछ है। इन्हें सिंगिंग स्टोन्स कहा जाता है। हर स्ट्राइक पर ये अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जेड डेमोन्स्ट्रेट करता है। पहली स्ट्राइक पर तेज क्लैंग होता है, दूसरी स्ट्राइक पर मेलोडियस साउंड निकलता है। साउंड इस पर डिपेंड करता है कि स्ट्राइक कितनी परफेक्ट है। ऑब्जेक्टिव है हर बार ब्यूटीफुल साउंड निकालना। जिन समझ जाता है कि ये रन कैंडल क्लैन के लिए सबसे इफेक्टिव ट्रेनिंग है, लेकिन फिर भी ये सीक्रेट ट्रेनिंग के लिए बहुत सिंपल लगती है। जेड तीसरी और फाइनल साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है और यहीं जिन की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। जैसे ही ब्लेड स्टोन से टकराती है, उसी पल जिन को उसके इफेक्ट समझ आ जाते हैं। वो तुरंत अपने भाइयों को पीछे धकेल देता है और अगले ही सेकंड स्टील बॉल जोरदार ब्लास्ट के साथ एक्सप्लोड हो जाती है। टोना ट्विंस शॉक में आ जाते हैं, जबकि जेड जिन की शार्प सेंसेस देखकर इम्प्रेस होता है। जेड बताता है कि अगर सिंगिंग स्टोन पर ज्यादा पावर से वार किया जाए तो वो एक्सप्लोड करती है, और इसका मतलब है कि ये ट्रेनिंग जानलेवा भी हो सकती है। वो समझाता है कि पुराने सभी सिबलिंग्स इस एक्सप्लोजन से गुजर चुके हैं। जिन पूछता है कि लूना कैसी बची। जेड बताता है कि लूना ने डॉज नहीं किया, वो ब्लास्ट में खड़ी रही, लेकिन उसकी डिफेंसेस इतनी स्ट्रांग थी कि उसे खरोंच तक नहीं आई। ये सुनकर जिन और उसके भाई पूरी तरह स्टन्ड हो जाते हैं। जेड उनका टास्क तय करता है। ट्रेनिंग तब तक चलेगी जब तक वो ब्यूटीफुल साउंड को कंट्रोल में न कर लें। सीन लूना की तरफ जाता है। उसे जिन पर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट की जानकारी मिलती है। वो जानती है कि मू और एन चाले चल रहे हैं, लेकिन स्टॉर्म कैसल में हमला करना उनकी मौत बन सकता है। लूना को जिन की बातों पर भरोसा है, इसलिए वो मेड को मू और एन पर नज़र रखने को कहती है। अगले दिन ट्रेनिंग शुरू होती है। जिन मुश्किल से खड़ा रह पाता है। उसे एहसास होता है कि ये स्ट्रेंथ नहीं बल्कि ऑरा कंट्रोल की ट्रेनिंग है। वो काम रहने की कोशिश करता है। टोना ट्विंस स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोग्रेस जिन दिखाता है। जेड मान लेता है कि ये लड़का लूना का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। ट्रेनिंग खत्म होते ही टोना ट्विंस कोलैप्स कर जाते हैं। जेड को गुस्सा भी आता है कि सबसे छोटा होते हुए भी जिन एक डायमंड बनता जा रहा है। 1 महीना बीतता है। इंटरमीडिएट क्लास को पहली मिशंस मिलती हैं। जिन की फैक्शन को 25 ऑर्ग्स मारने का टास्क दिया जाता है, जबकि उनकी टीम सिर्फ 10 कैडेट्स की है। बाकी फैक्शंस उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मीसा सबको काम रहने को कहती है। ट्रेनिंग के दौरान डोटोना की केयरलेसनेस से स्टोन एक्सप्लोड हो जाती है। जिन बेयरली ब्लास्ट से बचता है और महसूस करता है कि उसकी सेंसेस अब बहुत तेज हो चुकी है। उसे लगता है कि ये माइंड्स आई ट्रेनिंग का असर है। इसी बीच जेड नई मिशंस अनाउंस करता है। टोना ट्विंस को वेमिथ एम्पायर की सेरेमनी में भेजा जाता है, जबकि जिन को टारगेट मिशन मिलती है। जिन को सीक्रेट पैलेस के एल्करो को असैसिनेट करना है।
ये मिशन आमतौर पर गार्डियन नाइट्स को दी जाती है। जेड बताता है कि एल्करो फैमिली सीक्रेट्स के लिए खतरा बन चुका है। जिन बिना हेजिटेशन मिशन एक्सेप्ट कर लेता है, हालांकि ये उसकी करंट लेवल से ऊपर है। टोना ट्विंस भी मिशन की डेंजर समझ जाते हैं और जिन को रन कैंडल नाम इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। उनकी चिंता देखकर जिन शॉक हो जाता है। उसी पल जिन सिंगिंग स्टोन पर परफेक्ट स्ट्राइक करता है और एक सॉफ्ट ब्यूटीफुल साउंड गूंज उठता है। जिन मास्टरी हासिल कर चुका था। जेड तक मान लेता है कि टोना ट्विंस को जिन का साथ देना चाहिए, क्योंकि आगे उनका सर्वाइवल इसी पर निर्भर करेगा। और इसी के साथ मिशन का दिन आ जाता है।